गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठोस अवस्था का अगला हेडिंग है आपका ठोसों में अपूर्णताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में। यद्यपि क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था में लघु परास के साथ साथ दीर्घ परास क्रम भी होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, उनके जो अवयवी कण होते हैं जिनसे क्रिस्टलीय ठोस बनता है, उनका अगर व्यवस्था देखा जाए तो उस व्यवस्था में लघु परास के साथ साथ दीर्घ परास का क्रम भी उनमें होता है। फिर भी क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप जब क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था देखेंगे तो उसमें लघु परास के साथ साथ दीर्घ परास क्रम भी उसमें होता है, लेकिन फिर भी क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते हैं। साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है। ठीक है, जो ठोस होता है वो क्या होता है? अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है, समूह होता है। इन लघु क्रिस्टलों में दोष होते हैं। ठीक है, जो ठोस होता है वो अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है और इन लघु क्रिस्टलों में क्या होते हैं? दोष होते हैं। यह तब होता है जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र अथवा साधारण गति से होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लघु क्रिस्टलों के पुंज से ही साधारणतः ठोस जो है बनते हैं और इन लघु क्रिस्टलों में क्या होते हैं? दोष होते हैं। और यह दोष क्यों होते हैं? यह दोष तब होगा जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो अथवा साधारण गति से हो। जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से हो अथवा साधारण गति से हो, तब जो है उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है तब एकल क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो जब देख रहे हैं कि जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या हो? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया स्लो गति से हो, मंद गति से हो, तब एकल क्रिस्टल बनता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रक्रिया तीव्र गति से हो अथवा साधारण गति से हो, तब क्या होगा? उसमें जो है बहुत सारे लघु क्रिस्टल बन जाएंगे, लघु क्रिस्टल का पुंज बन जाएगा। लेकिन जब वही क्रिस्टलीकरण की क्रिया अत्यंत मंद गति से होगी तो साधारण एकल क्रिस्टल बनेगा, एक सिंगल क्रिस्टल बन के तैयार होगा। एक क्रिस्टल भी दोष मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन जब सिंगल क्रिस्टल बन के तैयार भी होगा तो उसमें भी कुछ दोष पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन लघु क्रिस्टलों के पुंज से कम दोष पाए जाएंगे। ये दोष मूलतः अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं हैं। ठीक है, ये जो दोष उत्पन्न होती हैं वह मुख्यतः क्या होती हैं? जिनसे वह क्रिस्टल बनता है उन कणों की व्यवस्थाओं में अनियमितताओं के कारण होता है। व्यापक रूप से ये दोष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो अवयवी कणों की व्यवस्थाओं में अनियमितताओं के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं वे साधारणतः कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको बिंदु दोष और रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है, अब बिंदु दोष और रेखीय दोष क्या होता है? देखें ध्यान से। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्रिस्टल में एक बिंदु लिया जाए या फिर एक परमाणु लिया जाए, उसके चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्था है उसमें जो अनियमितताएं या विचलन उत्पन्न होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि जो है जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाए तो उनको क्या कहेंगे? रेखीय दोष कहेंगे। तो यदि जालक बिंदुओं के पूर्ण पंक्तियों की, ठीक है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं अथवा विचलन उत्पन्न होता है तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है, इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। ठीक है,
इन अनियमितताओं को क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल बिंदु दोष तक ही जानना है। ठीक है, हम अपना विवेचन केवल बिंदु दोष तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है, आपको रेखी दोष के बारे में नहीं पढ़ना है, उसको आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। केवल आपको बिंदु दोष के बारे में समझना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब क्रिस्टल तैयार होता है तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्रिस्टल की प्रक्रिया तीव्र अथवा जब साधारण गति से होती है तब जो है उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है और एकल क्रिस्टल बनता है तब भी उसमें कुछ दोष पाए जाते हैं, लेकिन कम पाए जाते हैं। यह दोष जो उत्पन्न होते हैं वे अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और यह दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। ठीक है, बिंदु दोष क्या होता है? एक क्रिस्टल पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं या विचलन रेखीय दोष कहलाता है। ठीक है, इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो आइए यहाँ पर केवल बिंदु दोष तक ही आपको पढ़ना है। तो देखते हैं बिंदु दोष के प्रकार। तो बिंदु दोष को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बिंदु दोष को भी कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष। ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं। इन्हें आंतर अथवा उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि स्टाइकियोमेट्री दोष जो होता है वह ठोस के स्टाइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है, ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं। इन्हें आंतर अथवा उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। ठीक है, आधारभूत रूप से यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष हैं वे आधारभूत रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ठीक है, यह मुख्य रूप से 2 हैं। तो आइए देखते हैं रिक्तिका दोष के बारे में। रिक्तिका दोष क्या होता है? जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों, ठीक है, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। जैसे देखें ध्यान से, यह एक क्रिस्टल है जिसमें कुछ जालक स्थल क्या है? खाली है, अवयवी कण नहीं है। तो इस तरह से जो दोष उत्पन्न होगा इसी को क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष कहेंगे। तो जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है और यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। जो रिक्तिका दोष है उससे पदार्थ का घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो जब आप पदार्थ को गर्म करते हैं तब भी जो है रिक्तिका दोष उसमें उत्पन्न हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा दोष, अंतराकाशी दोष। ठीक है, जब कुछ अवयवी कण जैसे परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब जो अवयवी कण हैं जिनसे आपका क्रिस्टल बना है परमाणु अथवा अणु से, वह कहाँ पाए जाएं? अंतराकाशी स्थल में पाए जाएं, तब हम क्रिस्टल को अंतराकाशी दोष में शामिल करेंगे। जैसे आप देखें, यह इसके अवयवी कण हैं सीधे सीधे, लेकिन यह जो कण है यह कहाँ पाया जा रहा है? अंतराकाशी में पाया जा रहा है। जो अणुओं के बीच के जो जगह है, परमाणुओं के बीच का जो जगह है उसमें यह चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सीधा होना चाहिए लेकिन यह बीच में आ गया है। तो इस दोष को क्या कहेंगे? अंतराकाशी दोष कहेंगे। तो जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है क्रिस्टली में अंतराकाशी दोष है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। ठीक है, तो अंतराकाशी दोष के कारण क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। ऊपर समझाए गए रिक्तिका और अंतराकाशी दोष अनआयनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है,
जो अभी तक आपने पढ़ा रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, यह किस में दिखाई देते हैं? अनआयनिक ठोसों में दिखाई देते हैं। ऐसे ठोसों में जो आयनों के रूप में नहीं टूटते हैं, उन ठोसों में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन आयनिक ठोसों में। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें क्या होनी चाहिए? विद्युत उदासीनता प्लस माइनस की संख्या हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, यह इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों के बजाय फ्रैंकल अथवा शाटकी दोषों की तरह दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें जो है कौन से दोष पाए जाते हैं? फ्रैंकल और शाटकी दोष पाए जाते हैं। फ्रैंकल और शाटकी दोष पाए जाते हैं किसमें? आयनिक ठोसों में। जबकि जो अनआयनिक ठोस होते हैं उसमें अंतराकाशी और रिक्तिका दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आयनिक ठोसों में फ्रैंकल दोष और शाटकी दोष के बारे में। तो ध्यान से समझें। पहला है आपका फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है? यह दोष किसमें पाया जाता है? आयनिक ठोसों में। फ्रैंकल दोष, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, फ्रैंकल दोष किसके द्वारा दिखाया जाता है? आयनिक ठोसों के द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन जो छोटे होते हैं, जैसे साधारणतः धनायन जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ऋणायन बड़े होते हैं। ठीक है, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रैंकल दोष जो है वो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। इसमें जो लघुतर आयन होता है, जो छोटा आयन होता है, वह क्या करता है? अपना जो है स्थान छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखें जो छोटा आयन है वो धनात्मक है, धन आयन है, और यह अपना स्थान छोड़ के अंतराकाश में चला आया है। ठीक है, अणुओं के बीच में जो जगह है वहाँ पे चला आया है, अंतराकाश में चला आया है। ठीक है, यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है। जहाँ से आया है वहाँ पर कौन सा दोष उत्पन्न हो रहा है? रिक्तिका दोष उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। जहाँ पर जाता है वहाँ पे कौन सा उत्पन्न होता है? अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। तो फ्रैंकल दोष में आप देख रहे हैं कि दोनों दोष दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले। इसमें रिक्तिका दोष भी दिख रहा है और अंतराकाशी दोष भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्रैंकल दोष के बारे में। यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चला जाता है। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। ठीक है, फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। जो फ्रैंकल दोष होता है उसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है, फ्रैंकल दोष जो है वह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। जबकि पीछे आप पढ़े हैं कि जो रिक्तिका दोष होता है वह ठोस के घनत्व को कम कर देता है, जबकि अंतराकाशी दोष जो होता है वह ठोस के घनत्व को बढ़ा देता है। लेकिन फ्रैंकल दोष जो है वह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। फ्रैंकल दोष उन आयनिक पदार्थ द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। ठीक है, फ्रैंकल दोष जो है उन आयनिक पदार्थ के द्वारा दिखाया जाता है जिनके आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, जिसमें धनायन छोटे होते हैं, ऋणायन बड़े होते हैं, या फिर ऋणायन छोटे होते हैं, धनायन बड़े होते हैं। ठीक है, जब आयनों के आकार में अंतर होगा तो उन आयनिक पदार्थ में, ठीक है, फ्रैंकल दोष दिखता है। जैसे जिंक सल्फाइड में, सिल्वर क्लोराइड में, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर आयोडाइड में यह दोष दिखाई देता है। यह दोष जिंक आयन और सिल्वर आयन के लघु आकार के कारण होता है। ठीक है, तो यह जो फ्रैंकल दोष है वह जिंक आयन और सिल्वर आयन के छोटे आकार के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला दोष जो आयनों में पाया जाता है, आयनिक ठोसों में, वह है आपका शाटकी दोष।
साटकी दोष। यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ठीक है, जो साटकी दोष है वह क्या है? यह जो है आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो साटकी दोष है वह आयनिक ठोसों में पाया जाता है और यह आधारभूत रूप से क्या होता है? रिक्तिका दोष होता है। और इसमें विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो लुप्त होने वाला धनायन होता है, ऋणायन होता है, उनकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जितना धन आयन गायब होता है उतनी ही संख्या में ऋण आयन भी गायब होता है। ठीक है, तो देखें ध्यान से, यह आपका साटकी दोष का फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने जो हैं धन आयन, ठीक है, गायब होंगे उतनी ही संख्या में ऋण आयन भी गायब होंगे। दोनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। सरल रिक्तिका दोष की भांति साटकी दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। ठीक है, तो जिस तरह से रिक्तिका दोष के कारण पदार्थ का घनत्व घट जाता है, उसी तरह से साटकी दोष के कारण भी पदार्थ का घनत्व घट जाता है। आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से क्या है? महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड में कमरे के ताप पर लगभग 10⁶ साटकी युगल प्रति घन सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड में कमरे के ताप पर 10⁶ जो है साटकी युग्म प्रति घन सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर में करीब 10⁻22 आयन होते हैं। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर में करीब 10⁻22 आयन होते हैं। इस प्रकार प्रति 10⁻16 आयनों में एक साटकी दोष होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रति 10⁻16 आयनों में एक साटकी दोष दिखाई देता है। साटकी दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। तो साटकी दोष किसमें दिखाया जाएगा? जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, उनमें साटकी दोष दिखाया देता है। और फ्रेंकल दोष किसमें? जिसमें धनायन और ऋणायन समान आकार के नहीं होते हैं, उनमें फ्रेंकल दोष दिखता है। लेकिन जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, उनमें साटकी दोष दिखाई देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, इसमें साटकी दोष मिलता है। यह ध्यान देने योग्य है कि सिल्वर ब्रोमाइड फ्रेंकल तथा साटकी दोनों ही दोष दिखाता है। ठीक है, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसमें दोनों दोष दिखाई देते हैं, फ्रेंकल दोष भी दिखाई देते हैं और साटकी दोष भी दिखाई देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं बिंदु दोष के बारे में। तो आप पढ़ रहे हैं बिंदु दोष के प्रकार, जिसमें आपने पढ़ा कि बिंदु दोष जो है 3 प्रकार के होते हैं: स्टाइक्योमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तो पहला हमने स्टार्ट किया है स्टाइक्योमेट्री दोष के बारे में। तो इसमें आपने देखा स्टाइक्योमेट्री दोष जो है आधारभूत रूप से 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ठीक है, ठीक है, ये जो होते हैं अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि आयनिक ठोसों में, ठीक है, फ्रेंकल और साटकी दोष पाए जाते हैं, जो रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोष की तरह ही होते हैं। ठीक है, फ्रेंकल दोष और साटकी दोष के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं दूसरा भाग अशुद्धता दोष के बारे में। तो देखिए ध्यान से, अशुद्धता दोष: यदि अल्प मात्रा में स्ट्रांसियम क्लोराइड युक्त गलित सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलीकृत किया जाए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि गलित सोडियम क्लोराइड को क्या कर रहे हैं? आप क्रिस्टलीकृत कर रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं, जिसमें अल्प मात्रा में क्या मिला हुआ है? स्ट्रांसियम क्लोराइड मिला हुआ है, SrCl2 मिला हुआ है। यदि अल्प मात्रा में SrCl2
युक्त गलित सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो सोडियम आयन के कुछ स्थान स्ट्रांसियम द्वारा घेर लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो है गलित सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलीकृत किया जाए और उसमें अल्प मात्रा में SrCl2 मिला हो तो सोडियम आयन का कुछ स्थान किसके द्वारा घेर लिया जाएगा? स्ट्रांसियम के द्वारा घेर लिया जाता है। जरा देखें फिगर में ध्यान से, ये आप देखें ध्यान से, यह सोडियम आयन का जो जगह है उसके जगह पर क्या आ गया? स्ट्रांसियम आयन आ गया, Sr2+ आ गया। ठीक है, तो सोडियम आयन के कुछ स्थान जो होते हैं वह स्ट्रांसियम के द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रांसियम 2 सोडियम आयनों को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, अगर एक स्ट्रांसियम होगा Sr2+ होगा तो वह कितने सोडियम आयन को हटाएगा? 2 सोडियम आयन को हटाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, एक सोडियम को आयन को हटाकर उसका स्थान ले लिया है और दूसरा सोडियम आयन ठीक है ही नहीं, उसका जगह खाली है। ठीक है, तो एक स्ट्रांसियम आयन जो है वह 2 सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है। ठीक है, एक जो है सोडियम आयन का स्ट्रांसियम स्थान ग्रहण करेगा और दूसरा सोडियम आयन का स्थान क्या होगा? रिक्त होगा, खाली रहेगा। ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या स्ट्रांसियम आयन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या किसकी संख्या के बराबर होगी? स्ट्रांसियम आयनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड का ठोस विलयन है। ठीक है, CdCl2 और AgCl के ठोस विलयन में भी अशुद्धता दोष पाया जाता है। ठीक है, CdCl2 तथा AgCl के ठोस विलयन में भी अशुद्धता दोष पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका बिंदु दोष जिसमें हमने आपको बताया स्टाइक्योमेट्री दोष और अशुद्धता दोष के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक आप रिवाइज करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।